वेलकम है आपका IS 365 एकेडमी में। आज हम लोग बीपीएससी मेंस क्लासेस का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। मेनली ये इंटरनेशनल रिलेशंस का लेक्चर है जिस पे क्वेश्चंस बीपीएससी मेंस में बार बार पूछा जाता है। ये हॉलिस्टिक वे में है। आइदर आप 70 बीपीएससी दे रहे हैं या 71st बीपीएससी दे रहे हैं, 71st वाले भी इसको करिए क्योंकि आपका बीपीएससी का मेंस कंप्लीट होना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। तब आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि लास्ट के 90 डेज में, जैसे अभी 90 डेज है तो अभी जो पढ़ना चाह रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तब भी हम कोशिश कर रहे हैं 70 वालों के लिए भी, उनके लिए ही है, 71st वालों के लिए एक स्ट्रक्चर वे में आपको नोट्स मिल जाए ताकि आप इसको बार बार पढ़ो। एग्जाम में किसी भी तरीके से इस IR पे क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। जब हमारा ब्रिटिश था, ठीक है, जब भी ब्रिटिश थे उस समय क्या था, तो ब्रिटिश का जो पॉलिसी था ना नेबरहुड का मतलब हो गया कि हमारे कंट्री के आसपास जो भी और भी कंट्री है, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इसके साथ क्या रिलेशन है हमारा, ठीक है। तो ब्रिटिश टुवर्ड्स द नेबरहुड वाज कंसंट्रेटेड टू सिक्योर इंडियन कॉलोनी। तो उनका एक ही कंसंट्रेशन था कि उनका कॉलोनी कैसे सिक्योर है, क्योंकि वो इंडिया पे राज कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, नेपाल को वो चाइना के साथ करते थे अगेंस्ट में, और अफगानिस्तान को रशिया के अगेंस्ट में रख के अपना फायदा देखते थे, ठीक है, समझ लो, ठीक है। अब उसमें नेपाल और अफगानिस्तान को बफर स्टेट बना दिए और अगेंस्ट देखते थे, मतलब नेपाल के अगेंस्ट चाइना और अफगानिस्तान के अगेंस्ट रशिया। तो थोड़ा सा ब्रिटिश पॉलिसी के ऊपर है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो जो गुजराल डॉक्ट्रिन है उसको हम लोग देखेंगे। नेहरू का क्या पॉलिसी था, इंदिरा गांधी की क्या पॉलिसी थी, मनमोहन सिंह की क्या पॉलिसी थी, और मोदी जी का क्या पॉलिसी है, मनमोहन सिंह जी का क्या पॉलिसी था, ठीक है। अब देखो जब भी हम गुजराल डॉक्ट्रिन देखते हैं तो गुजराल कौन थे, हमारे PM थे, 12th PM ऑफ इंडिया थे। उनका पूरा नाम इंदर कुमार गुजराल थे, ठीक है। प्रोपोनेंट गुजराल डॉक्ट्रिन उन्होंने लाया एज अ सेट ऑफ 4 पिलर, 4 पिलर उनका था। पहला था नॉन इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, तो वो मानते थे कि हमारे नेबरिंग कंट्री भी सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। तो सॉवरेन कंट्री है तो नेबरिंग कंट्री जितने थे उनको वो रिस्पेक्ट कर देते। इंडिया रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ नेबरिंग कंट्री, जो सॉवरेनिटी है अलग कंट्री का, ठीक है, अपना एक स्टेटस है, उसको ये क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। इंडिया सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है कि हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया बांग्लादेश के साथ, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉवरेन का मतलब होता है कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या हमको ब्रिटिशर से जाके पूछना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश के साथ लैंड एग्रीमेंट करते हैं? नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो सॉवरेन कंट्री, ऐसे बांग्लादेश भी सॉवरेन कंट्री है। तो हम अपने आप के सॉवरेनिटी पे रिस्पेक्ट करते हैं तो हम दूसरे पे भी रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रिजॉल्व एंड डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू द नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी। वो नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी के थ्रू पीसफुली रखते थे और नेगोशिएशन करते थे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो। उसके साथ साथ वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन पे बिलीव करते थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो जैसे मान लो इंडिया में कोई चीज़ है तो इंडिया मान लो इंडिया देखो एग्जांपल देखो, इंडिया जो है ना स्टील में आगे है, तो मान लो इंडिया स्टील प्रोवाइड करेगा, मान लो किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में अच्छा है, ठीक है, तो समझ लो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक कोलैबोरेशन से काम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नॉन रेसिप्रोसिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। नेहरू का क्या पॉलिसी था, डेडिकेटेड टुवर्ड द नॉन अलाइंड में बिलीव करते थे। नॉन अलाइंड का मतलब होता है कि इंडिया किसी का अलाइनमेंट पे नहीं है। इंडिया का क्या है ना, किसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, वो सबको रेस्पेक्ट देता है, म्यूचुअली रेस्पेक्ट देता है, ठीक है। किसी एक के आइडियल, किसी एक कंट्री के फेवर में नहीं अलाइन नहीं होता, ठीक है। रीजनल कोऑपरेशन में बिलीव करते थे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे। नेहरू जी का ये पॉलिसी था, फॉरेन पॉलिसी था। थोड़ा हम लोग इस वे में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि मेंस में लिखना है ना, तो आपको कम से कम कीवर्ड पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो बहुत नहीं लिख लोगे। एक जो फोबिया है ना, बहुत कम पढ़ाया जा रहा है। 20 मिनट का ही लेक्चर हम देते हैं, लेकिन 20 मिनट का लेक्चर बनाने में ना, ट्रस्ट में हमको 4 घंटा लगता है। आपको लगता होगा कि ऐसे आके पढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं है भाई। कोई एक टॉपिक लो, आप बनाओ उसको, देखो, ठीक है। इंदिरा पॉलिसी, वो बायलैटरल रिलेशन में बिलीव करती थी। बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब इंडिया चाइना के बीच बायलैटरल हो गया तो कुछ कोलैबोरेशन हो जाएगा, जैसे सेमीकंडक्टर का इशू हो गया, ठीक है, तो बायलैटरल होता है, ठीक है। उसके साथ सिक्योरिटी में बिलीव करती थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में बिलीव करती थी। उसके साथ साथ विथ नाइबर्स, जैसे उनके टाइम में क्या एक एग्जांपल दे सकते हो, बांग्लादेश लिबरेशन वार, तो बांग्लादेश को उन्होंने हेल्प किया था, तो एक तरह का सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो मनमोहन पॉलिसी देखोगे तो इनहेंसिंग द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट वाया ट्रेड रिलेशंस एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो रीजनल इंटीग्रेशन हो गया, ट्रेड रिलेशन हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक को एनहेंस करने में, तो इकोनॉमिक पे ज़्यादा बिलीव था उनका, ऑब्वियस सी बात है। वो
1992 और 1993 के दौर भी देख लो तो मनमोहन सिंह कारण ही हम लोग इकोनॉमिक्स क्राइसिस से बाहर आ पाए। तो इनका ये पॉलिसी था। आपका काम ये है कि जो भी हम आपको कीवर्ड दे रहे हैं एज इट इज याद कर लो, सो डैट कि अगर आपको पूछेगा ना कि इंडिया का हिस्टोरिकली, या फिर आपको पूछ देगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा पूछ सकता है ना, व्हाट वाज द इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, तो सब यही लिखोगे आप। देखो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर क्या लिखना है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको कैसे यूज करना है मेंस में, वो इंपॉर्टेंट है। हम आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या व्हाट वाज द इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऐसा टर्म दे दिया तो आपको क्या लिखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही तो लिखना है, यही चीज़ें तो लिखना है। डॉक्ट्रिन क्या था गुजराल का, नेहरू पॉलिसी क्या था, यही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो, उसको यूटिलाइज कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है। मोदी जी का पॉलिसी था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उनका क्या था कि अगर हम कोई भी बिजनेस या इकोनॉमिक कॉपरेशन कर रहे हैं तो हम अपने नेबरहुड पड़ोसी देश को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा वैल्यू देंगे देन अदर द कंट्री, ठीक है। एम्स टू फोस्टर ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क, इसमें वो बिलीव करते थे। वो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रायोरिटी पे बिलीव करते थे, जो नेबरहुड पॉलिसी का पार्ट है, नेबरहुड पॉलिसी में वो बिलीव करते थे। अब देखो ये न्यूज में भी आया नेबरहुड फर्स्ट, अब न्यूज में आ रहा है, सिंपल सा बात है, 9 जून का न्यूज है, तो ये एक टॉपिक रेलिवेंट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मोदी जी का। तो पहला है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हम लोग कैसे करेंगे, बाय इनहेंसिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाइक सागरमाला कालाधन प्रोजेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनहेंस करेंगे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को। सागरमाला प्रोजेक्ट को अगर आपको नहीं पता तो समझो, ये आपका ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया का कोस्टल इंफ्रा, जो अब इंडिया का जो कोस्टल इंफ्रा, कोस्टल एरिया, उसको ये इनहेंस करता है। तो थोड़ा बहुत आप इसको समझ भी लो। कालाधन प्रोजेक्ट क्या है, देखो इंडिया का ये कोलकाता का पोर्ट है, उसको हम कनेक्ट करेंगे म्यांमार के सितवे पोर्ट से, ठीक है। तो जो कालाधन प्रोजेक्ट था, कलकत्ता से सितवे पोर्ट को हम कनेक्ट करें। क्यों कनेक्ट करें, देखो इंडिया है, ठीक है, ऐसे बना देते मान लो। अब देखो इंडिया को क्या हो रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है। अब हो क्या रहा, हम रफली आपको बता रहे हैं, अगर हमको बांग्लादेश, अगर हमको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो बाय रोड देखो बहुत लंबा जाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर है ना, वो बांग्लादेश के साथ है। तो करीब करीब अगर हमको यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे हमको अगर हमको मणिपुर पहुँचना है, देखो हमको कितना घूम के जाना पड़ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर को शेयर करना पड़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, हम बांग्लादेश के बीच से भी नहीं जा सकते। तो आसान, सबसे ईजिएस्ट कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है, पानी के रास्ते से। तो हम यहां से एक पोर्ट बना लेंगे, ठीक है, पोर्ट कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट को कनेक्ट कर देंगे। हम अपने म्यांमार के थ्रू हम कहां पहुंच जाएंगे, हम अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएंगे, हमारा पैसा बचेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा। तो जब भी लॉजिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब होता है कि भाड़ा जो लग रहा है उस पर कम होगा। और कालाधन क्यों नाम पड़ा, कि वहां पे यहाँ पे एक रिवर भी है म्यांमार में कालाधन, उसको भी इसके अंदर जोड़ा गया, क्योंकि पोर्ट के बाद किसी बस के, ट्रेन के थ्रू, या फिर आप समझो ना रिवर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको समझो, ठीक है। बाकी हम कालाधन प्रोजेक्ट बहुत ब्रीफली बताएंगे कभी और, क्योंकि अभी इतना ही जानने की जरूरत है। मैरीटाइम सिक्योरिटी देखो, इंक्रीज इन मैरीटाइम सिक्योरिटी विच इनेबल्स टू टैकल ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। जो भी ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है, एज इंडिया प्लेज अ नेट सिक्योरिटी पावर। देखो नेबरहुड पॉलिसी में इंडिया हमेशा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है अपने नेबरहुड कंट्री के लिए। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, सागर, पीएम मोदी का मिशन जो सागर है, जो डिपेंड करता है मेनली किस पे, सिक्योरिटी और ग्रोथ पे। अगर आप सागर का फुल फॉर्म देखोगे तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जहां तक मुझे याद है यही है फुल फॉर्म, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इससे हम लोग क्या प्रमोट करेंगे, हम इससे पीस करेंगे, हम इसको स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं तो स्टेबिलिटी करेंगे, प्रॉस्पेरिटी में बिलीव करते हैं, तो इन सब को हम ओशियन में देखेंगे, इंडियन ओशियन में। उसके साथ साथ ये इसके थ्रू हम सागर के थ्रू हम कोस्टल सर्वेलेंस करेंगे। तो जो भी मैं मुंह से कह रहा हूँ सागर के बारे में वो लिख लो, ठीक है, क्योंकि हर चीज मैं यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं वही चीज बता रहा हूँ जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सागर प्रोजेक्ट आपसे नहीं पूछेगा पुराना, लेकिन अब सागर प्रोजेक्ट को कोट कर सकते हो कि कैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी नेबरहुड पॉलिसी में मेंशन कर सकते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट होना चाहिए, आप सीधा लिख दोगे मैरीटाइम सिक्योरिटी, अपने मन से लिख दोगे, और मिशन पीएम मोदी का सागर के बारे में नहीं लिखोगे तो वो वैलिड नहीं करेगा आपके आंसर को। आप सागरमाला को नहीं कोट करोगे तो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। मिलिट्री एंड डिफेंस कॉपरेशन, अब इतना ही लिख दोगे तो एग्जामिनर लेगा, आप कीवर्ड याद करके आएंगे, लेकिन आप बताओगे कि हमारा जो ज्वाइंट एक्सरसाइज नेपाल के साथ है वो सूर्या किरण। अगर हम किसी कंट्री के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम डिफेंस कॉपरेशन कर रहे हैं,
हम मिलिट्री कॉपरेशन कर रहे हैं, जैसे कॉपरेशन कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ क्या है, संप्रीति, ठीक है। और उसके साथ हम अफगान के नेशनल आर्मी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो आर्मी है ना उसको कैसे करें, उस पर भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब जब आप कोट करोगे ना तो आपके आंसर को एक वैलिडिटी मिलेगा, ठीक है। आपके नॉलेज वहाँ पे समझ में आएगा बीपीएससी को, हाँ आपके पास सर्टेन नॉलेज, आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। रीजनल डिप्लोमेसी एंड डिस्कस जो है ना, जैसे लीडर्स फ्रॉम सार्क, ठीक है, सार्क के बारे में बताएंगे, बिम्स्टेक, मॉरिशस एंड किर्गिस्तान वेर इन्वाइटेड। तो सार्क और बिम्स्टेक जो है ना ये पूरा का पूरा हमारा नेबरहुड पॉलिसी के तहत ही इसमें कनेक्टिविटी है। जैसे देखोगे सार्क देखोगे तो ये जियोपॉलिटिकल यूनियन है, जियोपॉलिटिकल यूनियन है, इसमें 8 मेंबर है, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया। हम सार्क और बिम्स्टेक को इसलिए यहाँ बता रहे सो दैट की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। जैसे हमने सागर माला बताया, सागर बताया, सो दैट कि आपको पता चले कि बिम्स्टेक क्या है सार्स, ये भी पता होना चाहिए। दो यहाँ पे मैं बता के निकल जाता, लेकिन बना एक होलिस्टिक में बताना ज़्यादा जरूरी है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, ये सब कंट्री है 8 मेंबर, तो ये भी आपको पता चल गया। इसका मेनली काम क्या है, इसका काम है कि इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ का, ठीक है। उसके साथ साथ प्रमोट करेगा पीस एंड स्टेबिलिटी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, रिड्यूस करेगा पॉवर्टी को, और बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट है ना 8 कंट्री के बीच में, तो ये सारे नाइबरिंग कंट्री है ना, देख लो ना, हम अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, बात ध्यान रखना, जो कि पीओके आ जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, इसलिए हमारा बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट नहीं लाई कर रहा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमारा अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ है, इंडिया के साथ है, भूटान के साथ है, मालदीव्स के साथ हम क्या शेयर करते हैं, हम मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं, नेपाल पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यही तो हमारा नेबरहुड है, इसके साथ ही तो हम काम करेंगे। उसके साथ बिम्स्टेक क्या है, 7 मेंबर है, कौन कौन है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका, थाईलैंड है। थाईलैंड के साथ भी हम लोग क्या है, मैरीटाइम इंडियन। अब आप जाओगे ना थाईलैंड, तो थाईलैंड बहुत ज्यादा दूर नहीं हमारे अंडमान निकोबार वगैरह से, ठीक है। तो हम लोग मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते ही है। तो इसके साथ हमें क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हमें क्या करना है, म्यूचुअल असिस्टेंस करना है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च करना है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान हमारा, रीजनल रिसोर्सेज है, मिटिगेशन ग्लोबलाइजेशन है। तो ये सब हम ये काम करेंगे, सारा कीवर्ड 1-2 बार पढ़ोगे याद आएगा। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, ये भी ध्यान पे रखोगे। इमरजेंसी रिस्पांस जैसे ऑपरेशन लाइक संजीवनी, नीड, ये सब हमारा मेडिकल असिस्टेंस, जैसे यूक्रेन को हमने क्या पढ़ाया, विश्व जो है ना क्यूब प्रोवाइड कर, ये एक तरह का मेडिकल क्यूब है, जिसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे देखो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अब होता क्या कि हर जगह हॉस्पिटल तो नहीं है, तो ये एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि यूक्रेन को प्रोवाइड कर लिया, और कहीं पे उनका आर्मी अगर इंजर्ड हो रहा है तो इसका यूज किया जा सकता है। जैसे मालदीव्स का जब वाटर क्राइसिस हुआ था तब भी हमने हेल्प किया था। इकोनॉमिक कॉपरेशन में देखोगे BBI, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव फॉर रीजनल एनर्जी कॉपरेशन, एनर्जी कॉपरेशन। और बेस देखो आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, इंडिया बहुत ज़्यादा, देखो नेपाल जो है ना इंडिया का सबसे ज़्यादा FDI प्रोवाइडर है, मतलब फॉरेन डेवलपमेंट जो है ना, FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो नेपाल में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो इंडिया ही करता है, ठीक है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट FDI सोर्स फॉर नेपाल, ठीक है। उसके साथ साथ ये ध्यान रखना, जितने में एनर्जी कॉपरेशन जैसे पेट्रोल वगैरह, ये सब भी चीज़ें जो ना, जो भी आपके जो भी डोमेस्टिक LPG सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ हम नेपाल को ही देते हैं। तो हमारा एनर्जी कॉपरेशन हुआ ना बांग्लादेश, भूटान के साथ, नेपाल के साथ तो ही रहा, हम भूटान के साथ भी करें, बांग्लादेश के साथ करें, तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये भी इकोनॉमिक कॉपरेशन है। तो यहाँ भी कोड कर, ऊपर कर दिया तब भी नीचे कर सकते हो, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ आप समझो ये आपका रीजनल डिप्लोमेसी भी है, ठीक है, ये बात समझो, ठीक है। उसके बाद देखो कल्चरल एक्सचेंज है, जैसे अब देखो श्रीलंका के साथ हमारा कल्चरल रिलेशन है, कैसे नहीं है कि हमारा रामायण का पूरा थीम डिपेंडेंट है, पूरा वहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या है, पूरा हनुमान जी का मंदिर वगैरह है, तो एक रीजनल है ना, पूरा का पूरा। श्रीलंका में देखोगे लोग तमिल बोलते हैं, हमारे यहाँ भी तमिल है, तो श्रीलंकन तमिल भी इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो बात समझो, इंडियन भी जाते हैं। बुद्धिज्म देख लो, बुद्धिज्म भूटान में बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म जब भी है तो यहाँ बुद्धिज्म मेंशन कर सकते हो कि भूटान में बुद्धिज्म है। अब बुद्धिज्म का पूरा जो भी इनलाइटमेंट वगैरह बुद्धा वहां पे हुआ, बोध गया में हुआ, तो समझ लो बोध गया और भूटान के बीच हमेशा फ्लाइट चलती है, सो दैट कि एक कॉपरेशन हो। ये क्या है, अपना कल्चरल एक्सचेंज। जब आप लिखोगे ना, जब आप बैठ के सोचोगे इसके ऊपर, तो बहुत सारे पॉइंट आपको भी याद होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इतना ही नहीं, बहुत सारा पॉइंट है। तो जब भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उसमें 3-4 पॉइंट अपने से भी ऐड करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही जाके लिखेंगे। अगर आप 3-4 पॉइंट अपने तरीके से कर दिए तो एक होलिस्टिक वे हो जाएगा। आंसर जब पढ़ेगा ना टीचर, उसको
लगेगा कि आपका अपना थॉट है, पूरा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल एग्जाम में छाप दोगे तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा भी बच्चा छापेगा तो एक लगेगा कि आप रट के आए हो। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप जो मैं रीजनल डिप्लोमेसी से पहले आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स लिख दो, तो थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर लेना सो डैट कि आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखें इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए डील विद क्राइसिस। जो भी क्राइसिस हो रहा है नेबरहुड के साथ, जैसे टेररिज्म वगैरह हो रहा है, तो क्या होगा, तो देखो जब भी आप डील करोगे ना क्राइसिस का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, आपने अगर आपने प्रॉब्लम बता दिया तो उसी चीज को सॉल्व कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे मान लो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, एस्टैब्लिश बॉर्डर, ठीक है, प्रोटेक्शन ग्रिड, क्राइम फ्री स्टेट, तो ये सब, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप बांग्लादेश के लिए भी लिख सकते हो। अभी बांग्लादेश हम पढ़ाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, कि बांग्लादेश क्राइसिस में इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए। देखो बांग्लादेश के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग उस तरफ से इंडिया में भी आ रहे हैं, तो ये सब अप्रोच जो है ना उसको कैसे कर सकते हैं, हमें स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे उससे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जो मैं पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ ये पॉइंट आप भूटान म्यांमार के लिए भी लिख सकते हो, क्या ही दिक्कत है, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट आप पॉइंट लिख रहे हो तो क्या दिक्कत है उसके साथ, क्योंकि आप अपना क्या दे रहे हो, आप सॉल्यूशन दे रहे हो। जैसे एस्टैब्लिश ज्वाइंट टास्क फोर्स टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेंट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इन सबको करने के लिए हम ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाएंगे, क्योंकि अगर इंडिया ही इसके पीछे पड़ा रहेगा, उधर से लोग आ जाएंगे तो वहां भी तो फोर्स होना चाहिए। तो ये सब ऐसे पॉइंट है, ऐसे कॉमन पॉइंट आप म्यांमार के लिए भी लिख सकते हो, आप चाइना के लिए भी लिख सकते हो, आप भूटान के लिए भी लिख सकते हो, किसी मेनली आप बांग्लादेश और म्यांमार को लेकर चलो क्योंकि इससे ज्यादा थ्रेट है, यहीं पे सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो ये सब पॉइंट मैं कॉमन लिख रहा हूं सो दैट कि आपको म्यांमार के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट ना याद करना पड़े। ठीक है, अब जब म्यांमार पढ़ रहे हो तो आप सितवे पोर्ट बता दो, एक अच्छा कॉपरेशन आप बता सकते हो। ठीक है, आप समझ लो, तो ऐसे आप लिख सकते हो। कनेक्टिविटी देखो थ्रू थ्रू एन एग्रीमेंट फॉर द यूज ऑफ चट्टोग्राम एंड मोरंगला पोर्ट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो ये जो है ना ये गुड्स के मूवमेंट के लिए ऐसा बनाया गया, ये पोर्ट्स है, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। साइंस एंड टेक में क्या कॉपरेशन है, फॉर बोर्ड बेटर डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स नीड टू बी स्टैब्लिश डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर, तो हमें डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाना चाहिए सो दैट कि हम लोग बेटर डिजिटल सर्विस दे सके, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। एक्सप्रेशन ऑफ डायलेटिंग बायलेटरल ट्राइज, ठीक है, बायलेटरल ट्राइज जो है ना उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ स्टैंड फॉर द माइनॉरिटी के लिए स्टैंड, जैसे देखो अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में, आप देखो ना बहुत सारे हिंदू पे अटैक किया जा रहा है जब से बांग्लादेश क्राइसिस हुआ। हमने पिछले वीडियो में बताया बांग्लादेश में क्यों क्राइसिस हुआ, क्या कॉज था कारण होने का, जाके आप जरूर देखना है। ठीक है, कंसर्न ऑन द अटैक ऑन हिंदू माइनॉरिटीज शुड बी रिड्यूस बाय रेजिंग द बायलेटरल एंड मल्टीलेटरली टाइज थ्रू यूएन मैकेनिज्म। अगर यूएन मैकेनिज्म के थ्रू हम बायलेटरल और मल्टीलेटरली टाई करेंगे कंट्री के साथ, जैसे बांग्लादेश वगैरह के साथ, तो हमारा जो वहाँ पे हमारा जो हिंदू माइनॉरिटी वहाँ पे वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, हम अफगानिस्तान में भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये सब ऐसा कॉमन पॉइंट है ना जो आप किसी भी फॉरेन रिलेशंस में आप नेबरहुड पॉलिसी में लिख सकते हो, या अफगानिस्तान के साथ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है नेबरहुड रिलेशंस के साथ, क्या चैलेंजेस है, तो सिक्योरिटी थ्रेट है, ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी। अब देखो ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है ये किसके साथ है, ये आपका बॉर्डर के साथ है। तो ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, बॉर्डर के थ्रू हो रहा है, मिसमैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर फोर्स हो रहा है। तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे। तो समझ लो, अगर आप प्रॉब्लम बता रहे हो तो आप सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए आपको। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ क्या, इंसर्जेंसी जो हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो हो रहा है, जैसे नागा और मिजो जो है ना वो इंसर्जेंट करें, ट्रेनिंग करें। कुछ देखो नागा मिजो के लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग म्यांमार में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ आके प्रॉब्लम करें, क्योंकि नागा और मिजो के जो ट्राइब्स हैं वो म्यांमार में भी हैं। क्योंकि जब भी अगर बाउंड्री है तो कुछ लोग उधर, जैसे मान लो देखो आप नेपाल देखोगे तो नेपाल में भी जो इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग मतलब पहले बाउंड्री नहीं था ना। अब देखो अगर हम बात करें मिथिलांचल रीजन का, तो ऐसा थोड़े ना कि मैथिली बोलने वाले लोग, चाहे यहाँ आप वेस्ट चंपारण गोपालगंज वगैरह ले लो, यहाँ भोजपुरी बोलते हैं। तो जो बॉर्डर से नेपाल के साथ यहाँ हो रहा है वहाँ भी लोग भोजपुरी बोल रहे हैं। यहाँ जो मिथिलांचल जो लोग बोल रहे हैं, समस्तीपुर नहीं, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, यहाँ जो लोग मैथिली बोल रहे हैं, तो वहाँ जो बॉर्डर लग रहा है वहाँ भी लोग मैथिली बोल रहे हैं। तो पहले तो नहीं था, तो वहाँ भी मैथिली लोग रह रहे हैं, यहाँ भी मैथिली लोग रह रहे हैं। समझ लो, ऐसी नागा और मिजो भी म्यांमार में रह रहे हैं। तो समझ लो, तो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो, यहाँ पे फिर यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो काउंटरफिट नोट्स पे ट्रैफिकिंग
काउंटरफिट नोट्स पे ध्यान देना चाहिए। काउंटरफिट नोट्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपके फेक मनी है, फेक मनी जो है उस पर ध्यान देना, उसको हम लोग काउंटरफिट मनी बोलते हैं। फेक मनी मत यूज करना, काउंटरफिट नोट्स यूज करना, ये अच्छा टर्म है, ठीक है। जब आप एक अच्छा कीवर्ड लिखते हो ना तो एग्जामिनर ऑब्वियस सी बात है वो आपके नोट से, आपके पॉइंट से इंप्रेस होगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। ह्यूमन एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग देख लो, एरियाज लाइक गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, ये सब प्रॉब्लम है। गोल्डन क्रेसेंट आपको पता होना चाहिए, आपने पक्का प्री के लिए पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो गोल्डन क्रेसेंट आप लिखो ना, यहाँ पे बहुत सारा प्री वाला चीज यहाँ लिख सकते हो, बहुत सारा स्कीम पढ़े हो, लिख दो, क्या दिक्कत है। गोल्डन क्रेसेंट में देखोगे यहाँ पे ओपीएम, जो भी आपके ओपीएम जो नशा वाला चीज है वहाँ का खेती किया जाए, जैसे इंडिया, ईरान हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सब गोल्डन क्रेसेंट में होते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में देखोगे तो म्यांमार आता है, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, वियतनाम वगैरह आता है, आपको लाओस और थाईलैंड भी कभी कभी नाम आ जाता है गोल्डन ट्रायंगल में, तो समझ लो। तो ये सब हमारे लिए दोनों, देखो इस तरफ गोल्डन क्रेसेंट है, ये इंडिया है, और इस तरफ गोल्डन ट्रायंगल है। तो ऐसे एक छोटा सा मैप भी बना देना, एक फिगर भी बना देना, सो दैट की अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। ओपन पोरस बॉर्डर है, जैसे इंडिया हैज ओनली सक्सेसफुल रिजॉल्व बाउंड्री विद द बांग्लादेश एंड श्रीलंका बट ओपन विद द नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल और भूटान के साथ ओपन है, और बाउंड्री जो रिजॉल्व सॉल्व हुआ ना वो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ बाउंड्री सॉल्यूशन हो गया। श्रीलंका के साथ थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन मेनली बांग्लादेश के साथ सॉल्यूशन हो चुका है। आपको पता ही होगा कि हमने कैसे अमेंडमेंट किया था, और बांग्लादेश के साथ हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया है, तो ये सक्सेसफुल एग्जांपल है। इशू देखो चाइना के साथ इशू रह ही गया, जैसे डोकलाम इशू, ये है ना, डोकलाम इशू तो है ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें इंडिया बांग्लादेश का क्या चैलेंजेस है, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में क्या चैलेंज है, अगर आपसे पूछ देगा, ठीक है, और क्या इंडिया का अप्रोच होना चाहिए बांग्लादेश को लेके, तो यही चीज़ आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह ही लिखोगे, कनेक्टिविटी ही लिखोगे, यही सब इंडिया का अप्रोच होना चाहिए। डील विद बांग्लादेश, ठीक है, डील विद म्यांमार, ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चाइना इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, चाइना इन्फ्लुएंस हो रहा है बांग्लादेश से, क्यों? क्योंकि चाइना क्या यूज करता है, ब्लैंक चेक पॉलिसी यूज करता है, ब्लैंक चेक डिप्लोमेसी यूज करता है, ब्लैंक चेक डिप्लोमेसी यूज करता है। इसका क्या मतलब है कि वो इतना पैसा दे देता है कि आपको, ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, उसको पैसा का दिक्कत है, वो चेक एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना करता है, लेकिन उसका लीज 50-50 साल, 40-40 साल, मतलब 40 साल तक वही करेगा सारा काम। मतलब एक एरिया आपका ले लिया, मतलब इवन बांग्लादेश में एक चाइना टेरिटरी बन गया, समझ रहे हो। तो ये सब टर्म लिख सकते हो कि ब्लैंक चेक पॉलिसी ऑफ चाइना, ठीक है, हैविंग देयर टेरिटरी फॉर 40 to 50 ईयर्स। तो ये सब जो आप पढ़ोगे ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर चिंतन करोगे तो ये सब टर्म्स आपके पास आएगा। बांग्लादेश हैज एन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप विद द चाइना इन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो रहा है ना, उसमें बांग्लादेश इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है चाइना के साथ, ठीक है। चाइना इन्वेस्टमेंट 12 हाईवे, 21 ब्रिजेज बांग्लादेश में बनाया है उन्होंने, ठीक है। दिस रिलेशन अमॉन्ग देम अंडरमाइंस द इंडिया रीजनल स्टैंडिंग, इम्पीड इट स्ट्रेटेजिक एस्पायरेशन। तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक एस्पायरेशन है उस पर ऑब्वियस बात है इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो इतना सारा हाईवे बना रहा है, 21 ब्रिजेज। चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी, इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया इन्वेस्ट करता है, बांग्लादेश को भी पैसा देता है, नेपाल को भी पैसा देता है, भूटान को भी पैसा देता है, लेकिन अब इतना पैसा नहीं दे सकता क्योंकि अपना भी बजट है। लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा पैसा देता है, तो अब बेसी बात है 12 बाद में उसको पता है, बांग्लादेश को बाद में पता चलेगा ये पैसा लेने का क्या दिक्कत हुआ हमारे साथ, ठीक है, समझ लो। तो वो ट्रैप में फंस जाता है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, डेब्ट ट्रैप, ठीक है, पॉलिसी यूज कर सकते हो कि चाइना यूज करता है। तो ये सब जब आप कीवर्ड यूज करोगे ना, डेफिनेटली, ये मुझे अभी याद आया है, ठीक है, मैं बना के ही बता रहा हूँ, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी आप लिख सकते हो, तो आपके मन में भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग एंड ड्रग स्मगलिंग। देखो अकॉर्डिंग टू 2007 के हिसाब से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है ना, INCB, रिपोर्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू इंडिया फ्रॉम द बांग्लादेश रिमेन्स द प्राइम ट्रांजिट पॉइंट ऑफ ट्रैफिकिंग हेरोइन फ्रॉम द साउथ एशिया टू यूरोप। देखो बांग्लादेश ऐसा पॉइंट है कि जो भी साउथ ईस्ट एशिया से जो यूरोप तक, साउथ एशिया से यूरोप तक जो ट्रैफिकिंग हो रहा है, किस चीज़ का, ड्रग्स का, मेनली हीरोइंस का, तो बांग्लादेश जो है ना, इंडिया के लिए थ्रू इंडिया क्या होता है, बांग्लादेश से इंडिया आता है, और इंडिया के थ्रू फिर कहाँ चला जाता है, नेपाल के थ्रू यूरोप पहुँच जाता है, समझो। तो इंडिया भी बदनाम हो रहा है ना, बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश ट्रैफिकिंग कर रहा है। तो ये 2007 का रिपोर्ट है, आई गेस 2017 होना चाहिए था, ठीक है, मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगर 2007 है कि 17 है, ठीक है। एक मिनट,
ठीक है, 2017 लिखना। और ऐसा नहीं है 2017 मैं बहुत पुराना बता रहा हूँ, उसके बाद रिपोर्ट्स नहीं आया इसलिए 2017 है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब देखो बांग्लादेश के थ्रू बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, बहुत सारे टेररिज्म इंडिया में आ रहा है। एडिशनल थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इज इंक्रीज अराउंड द बॉर्डरिंग एरिया में थ्रेट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है इससे? इंक्रीज काउंटरफिट मनी बढ़ रहा है, काउंटरफिट मतलब फेक मनी बढ़ रहा है। ठीक है, स्मगलिंग आर्म्स एंड वेपन्स वगैरह का स्मगलिंग हो रहा है। तभी तो आप देखो म्यांमार का इशू, मणिपुर का इशू वगैरह, जो वहाँ पे आर्म्स कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सब इशूज कैसे हो रहा है? ठीक है, कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर जो है ना, क्रॉस बॉर्डर मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ये ध्यान पे रखना है। एनी इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश कुड स्पिल ओवर इनटू इंडिया लीडिंग टू रिफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है, अब कोई भी इनस्टेबिलिटी होगा, कोई भी इंस्टेबिलिटी होगा बांग्लादेश में, तो स्पिल ओवर बढ़ा देगा इंडिया में। क्या बढ़ा देगा? लीडिंग टू रेफ्यूजी, बहुत सारे रेफ्यूजी, रोहिंग्या मुसलमान देख लो, ये भी इशू इंडिया के लिए। अभी बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ से, बांग्लादेश से इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। तो हमारे लिए क्या बढ़ जाएगा? रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा हमारे लिए, बहुत सारे रिफ्यूजी आ जाएंगे। तो हमारे भी तो डेंसिटी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है। आप देखो ना रिसेंट बांग्लादेश क्राइसिस में क्या हुआ, एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे लोग वहाँ से इंडिया की तरफ मूव करने लगे। तो ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चैलेंजेस आप लिख सकते हो। कि आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा, क्योंकि देखो हमारा जो भी लेक्चर है ना बहुत हॉलिस्टिक वे में है। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। मैं आपको ट्रेडिशनली अगर चाहूँगा तो बिना कुछ लिखे आऊँगा, अपने मन से पॉइंट बोलता जाऊँगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपके लिए डबल मेहनत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि पहले से प्रीपेड नोट्स बना के आऊँ, सो दैट कि उसको आप बार बार पढ़ो, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पॉइंट हेडिंग में डालो, उसमें कुछ और पॉइंट आप ऐड करो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो मैं लिखा रहा हूँ यही सब कुछ है, नहीं, आप अपने पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो और इसको अच्छा कर सकते हो। लेकिन आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तो मिल गया जो कैसे तैयार करना है। तो मैं वही कर रहा हूं जहां बच्चों को प्रॉब्लम होता है। कहीं भी मेंस का क्लासेस ले लो ना, तो आपको वो पढ़ाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट मुंह से बोल देंगे, कोई ऐसा नोट्स फॉर्मेट में नहीं बताएंगे। फिर आपको एक नोट्स दे देंगे, आप बोलेंगे खुद पढ़ने के लिए। तो भाई आप उस नोट्स को ही पढ़ा दो ना, नोट्स में ही अपना बच्चा ऐड कर लेगा। ठीक है, की पॉइंट बता दो। अब बच्चा कितना पढ़ेगा? आपकी क्लासेस भी 3-3 घंटा 4-4 घंटा का अटेंड करेगा, फिर उस इतना बल्कि नोट्स को पढ़ेगा? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। और बात समझो, किसी भी नोट्स को कितना बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझो, मेंस में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंस पूरा प्रेडिक्टेबल है, समझ रहे हो बात? बहुत ज़्यादा पढ़ के फिर आप अपने पॉइंट्स को वहाँ से निकालोगे, टाइम लगेगा। उसी चीज़ को मैं कर रहा हूँ। जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं मेरे मन से चाह रहा हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मैं रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स का यूज़ कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे, एक ऑथेंटिक सोर्स तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक जगह मैं रख के फिर आपको बता रहा हूँ। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।